चलिए, बात कहाँ पर अटक गई थी? पिछली क्लास में बात अटक गई थी यहाँ। लिख लेते हैं इसको फिर से। कहाँ बात अटकेगी सर जी? बात कहाँ अटक जाएगी? बात नहीं अटकती। बात को कैसे अटकाया जा सकता है सर? इम्पोर्टेंट बात है। चलिए अब यहाँ देखिए बात क्या है। M21 परिनालिका की बात हो रही है। M21 M12 ये चीज़ जो हो रही है, म्यू नॉट N1 N2, और दोनों परिनालिकाओं की जो लंबाई है वो समान है बाई R1²। ये है म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक, और इसका मात्रक हेनरी। ठीक। अब ये निर्भर किस बात पर करता है? किस बात पर निर्भर करता है? देखिए, ये है फेरों की संख्या N1 और N2। अगर फेरों की संख्याएं बढ़ाई जाएं तो ये बढ़ेगा, और अगर क्षेत्रफल बढ़ाया जाए किसका? अंदर वाली का, तो ये बढ़ेगा। और क्षेत्रफल कैसे बढ़ेगा? पाई R1², यानी R अगर बढ़ाया जाए 2 गुना R कर दें तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना। कुल मिलाकर यहाँ से देख के इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कैसे बढ़ेगा। ये हमने पिछले वाले स्वप्रेरण में भी इसको अच्छे से पकड़ा था, क्योंकि सवाल यहीं पर बनता है। ना 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 ना, ध्यान रहे, पक्का करें पक्का करें। सवाल बनता है N1 N2 कैसे बढ़ते हैं, और ये रेडियस, ये त्रिज्या कैसे बनती है, लंबाई कैसे। ठीक। अब बात करते हैं कि यही चीज़ जो है कैसा रूप लेती है, कैसे इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। यानी एक में धारा प्रवाहित करें तो दूसरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे बनता है, कितना होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अभी सूत्र बना था प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल। यार इसका सूत्र बना लेते हैं भाई बच्चे। ले, क्या होता है ये होता है, ऐसे लिखते हैं, ये होता है -d∅/dt। ये हो जाएगा -d/dt। और जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा? अभी अभी कितना आया था फ्लक्स? mi। तो इसे लिख देते हैं mi। अब m में चाहे 1 to 1 10 जो चाहे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया फ्लक्स परिवर्तन की दर माइनस m/dt। देखो ये देखो, ये देखो बच्चों, ये देखो, ये बन गया। यानी धारा परिवर्तन की दर अगर यहाँ लगा दूँ तो वोल्ट में विद्युत वाहक बल आएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। इसमें संचित ऊर्जा अभी अभी जो बनाई थी वही बनेगी। देखो उसी तरीके से बना लो, 12m² यही है संचित ऊर्जा, जिसे तुमने कहा था चुंबकीय ऊर्जा। कितना कहा था? चुंबकीय ऊर्जा। ठीक है। अब ये वैल्यू निकालनी होती है तो di/dt का पता होना चाहिए। di/dt का पता होना चाहिए, और इसका m का पता होना चाहिए। और किसी भी समय पर जो भी करंट है, जो धारा है, वो यहाँ लगा दें तो ऊर्जा का पता भी चल जाता है। ठीक। यानी यहाँ पर आंकिक प्रश्न बन जाता है, दोनों बातों पर बन जाता है। ठीक। अब चलते हैं, और फिर आंकिक प्रश्न तो मैं कराऊंगा ही, किसको चिंता है सर? सारे सवाल लूँगा, एक एक सवाल निकाल लूँगा मैं, कोई चिंता नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं और कौन कौन सा अन्योन्य प्रेरण बनता है, किसका कैसा सूत्र बनता है। चलिए लेते हैं। अब लेते हैं दो वृत्ताकार कुंडलियों में, दो वृत्ताकार कुंडलियों में, है ना, दूसरा सूत्र बनाते हैं। बोर्ड को हम थोड़ा सा काला कर देते हैं ताकि दिखाई दे आपको। ब्लैक बोर्ड
चॉकबोर्ड। अब देखिए ये मैंने कुछ किया, काला 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 काला। अब मैं इसे काला कर देता हूँ। देखो ये काले रंग की चौक है, ये चला दी मैंने। ओके, अच्छा जी काका टेक्निक है। ये लो, ये देखो ये हो गया काला। ये लो भाई, ये हो गया काला। काले रंग का बोर्ड, रंग काला वापस। अब कुछ लिखेंगे तो चमकेगा हमको। ये देखिए, चलिए आ गए। वृत्ताकार कुंडलियों में स्व प्रेरण गुणांक। वृत्ताकार कुंडलियों में है ना, कुंडलियों में स्व नहीं भाई, अन्योन्य प्रेरणा। वो यार स्व याद है, स्व अन्योन्य प्रेरण। बस 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 काफ़ी है, ठीक, इतनी बात लिख दो, ठीक है। अन्योन्य प्रेरण। अब ये खा 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 प्रेरण अण 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 अण। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, कह रहा जी समकेंद्रीय समतलीय। क्या शर्त रखी इसने, समकेंद्रीय समतलीय दो वृत्ताकार कुंडलियां हैं जिनमें फेरों की संख्या कुछ भी हो सकती है। फेरों की संख्या से हम जानते हैं गुणा हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। फेरों की संख्या कुछ भी हो सकती है। कह रहा है एक की त्रिज्या जो अंदर की तरफ है, छोटी जो है, इसकी त्रिज्या है R1 ऐसे, और जो बड़ी है बड़ी है बड़ी है, इसकी त्रिज्या है R2। ठीक। कह रहा प्रयोगात्मक रूप से आपका परिमाण सच होगा तभी, क्योंकि सही भी होना चाहिए। तो उसके लिए कहता है यदि R2 बहुत 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 बड़ा है R1 से, तो R2 के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका ज़्यादातर हिस्सा R1 में पास हो जाएगा। तो यदि R2 में धारा प्रवाहित कर दी जाए, यदि कुंडली 2 में, 2 मतलब R2 त्रिज्या वाली कुंडली, मैं लिख दूं यार इसको ना, ये है कुंडली 2 और ये क्या है, ये है कुंडली नंबर 1। अब देखो, अब याद रहेगा, यदि कुंडली 2 में धारा प्रवाहित की जाए तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली 2 में अनुबंधित होगा। किसमें होगा भाई, कुंडली नंबर 2 में अनुबंधित होगा, यानी इससे होकर गुजरेगा, जिसके कारण कुल चुंबकीय फ्लक्स कुंडली 2 में, ठीक, इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स कुंडली 2 में कितना, तो चुंबकीय फ्लक्स कुंडली 2 में, ठीक, कुंडली नंबर 2 में है ना, कुंडली नंबर 2 में नहीं यार, कुंडली 2 में धारा प्रवाहित हुई है की जाए तो इसके केंद्र पर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा कुंडली नंबर 1 में, कुंडली नंबर 1 में 2 का चुंबकीय क्षेत्र 1 में घुस जाएगा, क्योंकि वो केंद्र पे रखी है, ठीक, ऐसे समझो, होगा जिसके कुल चुंबकीय फ्लक्स कुंडली नंबर 1 में, ठीक, फाई है। तो अब आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब देखो कितना होता है चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स कहाँ से आ रहा है, ये 1 2, वैसे लिख देंगे 1 2, 2 से आ रहा है 1 में, कितना हो गया, ये होता है BA नहीं NBA, लेकिन यहाँ पे चक्कर कितने माने हैं तुमने, चक्कर माने हैं दोनों में 1 1, तो बस सीधा BA लिख लो, BA। अब B किसका है, कुंडली नंबर 2 का, कितना होता है,
वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, जरा बताओ, फॉर्मूला याद करके देखो। ये होता है सर जी म्यू नॉट आई बटे 2R2 होगा। क्यों? क्योंकि बड़ी कुंडली की बड़ी त्रिज्या है। शाबाश। कितना क्षेत्रफल है छोटे वाली का, छोटे वाली में से ये है πr1 का वर्ग। ठीक, अब ये चुंबकीय फ्लक्स किसके समानुपाती है, कहाँ से आती है? ये है धारा के समानुपाती। तो समानुपाती नियतांक को कहते हैं M12। क्या हो गया, कितना बनेगा देखो, आई हटा के देखो, ये बनेगा म्यू नॉट πr1 स्क्वायर बटे 2R2। ये बन गया, ये बन गया 2R2। ठीक से 2R2। चलो ऐसे वाला आग लिख देता हूँ, ये बन गया। किसमें है? ये है फिर से हेनरी। किसमें है? हेनरी। मात्रकों का ध्यान रखेंगे, ठीक है, हेनरी में आ गया। लो, अब ये कह रहा है कि क्या इसका विपरीत स्वरूप भी है, यानी अगर मैं अंदर वाली कुंडली में धारा प्रवाहित कर दूं तो क्या बाहर वाली में प्रेरण होगा? तो कह रहा जी इतना ही होगा, लगभग इतना ही होगा। लेकिन यहाँ पर यह बात पूरी तरह सच नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं अंदर वाली कुंडली में धारा प्रवाहित कर दूं तो उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बहुत थोड़े से क्षेत्रफल में होगा, ठीक, और वो इसके अंदर माना जाएगा। तो है लगभग है, लेकिन पूरी तरह ये नहीं है। M12 M21 यहाँ पूरी तरह नहीं है, इसलिए हम इतनी ही बात लिखेंगे, हम इससे ज़्यादा कुछ लिखेंगे भी नहीं। ठीक है, बस हो गया M12। और कहीं पूछा जाए तो बोला जी हाँ M12 = M12 होता है, ठीक है, ऐसे केस में बता देते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि प्रायोगिक रूप से देखा जाए तो वैसा नहीं हो रहा है, बस M12 का मान आ गया। ए लो, अब यदि कुंडलियों में फेरों की संख्या हो N1 N2 तो फेरों की संख्या लगाते देंगे। अब क्या मानेंगे? यदि कुंडलियों में फेरों की संख्या N1 व N2 है तो अब यहाँ से दोबारा जोड़ देंगे वहाँ पे। देखिए इसमें कितने फेरे हैं, इसमें कितने फेरे हैं N2, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या मानी हुई है R2, कुंडली नंबर 2। इसमें कितने फेरे हैं N1। ठीक, अब क्या होगा, पहले ये चीज़ कहाँ, देखो 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 यहाँ किस में हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स पास? N1 में। तो यहाँ लगा देते हैं पहले N1। ठीक, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र किसका है? 2 वाली का। ये रहा, देखो ये रहा। तो यहाँ लगा देते हैं 2, यानी कुल मिलाकर चीज़ बदल गई। ये फ्लक्स जो आ रहा है अब ये आ रहा है N1 N2, दोनों लग गए, देखो है ना, दोनों लगेंगे, दोनों लगाओ सर जी, दोनों लगाओ। चलो कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 512 और N1 N2। ये देखो लग गए दोनों। एक लग गए चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, एक लग गए फ्लक्स की वजह से। कुल मिला के ये परिणाम जो है यहाँ का जो है वो कुछ बदल के आता है। फिर कितना आता है? M12 N1 N2 ये आता है। फिर फेरों की संख्या, मान लीजिए दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या 1 है, तो क्या लिख देंगे? N1 का मान 1, N2 का मान 1, वही आ जाएगा। और अगर फेरों की संख्या दे रखी है तो मान लगा दो। कुल मिला के संपूर्ण सूत्र हो गया ये। सर जी ये तो संपूर्ण सूत्र है, अगर फेरों की संख्या दे रखी है डाल दो, नहीं दे रखी है 1 रख दो, क्या फर्क पड़ता है। ओके, चलिए ये था 2 समतलीय समकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों में अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगली यात्रा करते हैं। और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का जो ये हिस्सा है इसको भी ठीक करके काला कर लेते हैं। काला काला हो जा, काला हो जा, हो गया काला। ये लो, इसको भी ठीक कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। थोड़ा थोड़ा आर्ट वाला काम भी करते रहते हैं ताकि बीच में क्लास रोक के इसको काला ना करना पड़े। यार ऐसे ही करते रहो। ये लो, हो गया, देखो। चलो 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 चलो, ये लो।
अब एक अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकाल देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसकी मदद से जो अभी हम करेंगे, इसकी मदद से हम लोग कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। एक डेरिवेशन, एक व्यंजक बनेगा जो कहीं ना कहीं जिसमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा होगा होगा। ठीक, चलिए। कह रहा जी एक अनंत विद्युत धारा है, अनंत, और इसमें धारा बह रही है क्या, आई। इसके पास जो है एक वृत्ताकार, नहीं आयताकार, वृत्ताकार के लिए सूत्र बनाना मुश्किल है, ध्यान रहे, आयताकार। कह रहा जी एक आयताकार लूप रखा है जिसमें धारा नहीं है, जिसमें धारा नहीं है, उसमें धारा प्रेरित होगी, और यह इसकी जो भुजा है इस धारा के समांतर भुजा है, ऐसे। तभी ये बन पाएगा। आड़ा मेला टेढ़ा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है इसकी जो दूरी है वो कुछ इस प्रकार है कि ये जो दूरी है ये a है, और इसकी जो लंबाई है ये b है, और इसकी जो लंबाई है ये भुजा ये l है, ऐसे। कहता है इस निकाय का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर इसमें धारा बदल दूं, घटा दूं, बढ़ा दूं, घटा दूं, बढ़ा दूं, तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, उसमें जो m काम करेगा, m अन्योन्य प्रेरण गुणांक, वो बता दीजिए मुझे। ठीक। और ये तो हम जानते हैं कि अगर हमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक मिल जाए तो हमारे पास सूत्र होता है का माइनस क्या होता है बताओ, m/dt। ये होता है विद्युत वाहक बल का सूत्र। यानी अगर m मिल जाए तो धारा बदल दूंगा di/dt, तो इसमें मुझे विद्युत वाहक बल पता लग जाएगा। और अगर मुझे इसमें विद्युत वाहक बल पता लग गया और इसके प्रतिरोध से मैंने उसे भाग कर दिया, तो मुझे इसमें प्रेरित विद्युत धारा भी मिल जाएगी। यानी इसमें जो भी विद्युत वाहक बल आएगा वो इस सूत्र से आ जाएगा। और इसे अगर मैं इस वृत्ताकार कुंडली के प्रतिरोध से भाग कर दूं तो क्या मिल जाएगा, धारा मिल जाएगी इसमें। ठीक, यानी प्रेरित विद्युत धारा मिल जाएगी। चलिए, हो सकता है निकाल लेंगे, लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ से यहाँ तक किसी भी स्थिति में, मान लीजिए आप एक इस तार के समानांतर एक रेखा मानते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी बिंदुओं पर बराबर रहता है। उसका मान यहाँ पर कितना होता है, अगर मैं इसे r मान लूँ तो मान यहाँ कितना होता है, यहाँ मान होता है चुंबकीय क्षेत्र का B = μ0I/2πr, ये होता है। अनंत धारावाही चालक के चारों तरफ एम्पियर के परिपतीय नियम से निकाले गए चुंबकीय क्षेत्र का ये सूत्र है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र हम देख रहे हैं कि बदलता है यार। देखो यहाँ से लेके यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और, कुछ घटता जा रहा है, क्योंकि r बढ़ेगा तो घटेगा। इसका मतलब इस कुंडली के क्षेत्रफल से इसको सीधे गुणा नहीं कर सकते, खतरा, क्योंकि सारे में एक जैसा तो है नहीं। तो क्या करें, छोटा सा dr मान लेते हैं, r पर छोटा सा क्षेत्रफल बना लेंगे, इसको dr मान लेते हैं। तो थोड़ा सा क्षेत्रफल क्या मान लिया, ये मोटाई 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 मोटाई, ये मान ली dr, समाकलन का हिस्सा। और इसका क्षेत्रफल जिसमें से ये चुंबकीय क्षेत्र यूँ घूम के पास हो रहा है, इसमें घुस रहा है, यूँ घूम गया है, इसमें घुस जाएगा। देखो, ठीक है। तो कितना चुंबकीय फ्लक्स पास होगा, ठीक। तो चुंबकीय फ्लक्स यानी φ/d कितना बनेगा यहाँ से, इसमें पास होने वाला थोड़ा सा। तो तुम्हें इसका क्षेत्रफल बताना पड़ेगा मुझे, कितना होगा, कितना होगा। लंबाई कितनी है इसकी, l, और इसकी ये मोटाई कितनी है, dr। तो हो जाएगा BL/dr। क्यों, क्योंकि फार्मूला क्या है, फाई है BA, और अगर चक्कर हैं, फेरों की संख्या है तो क्या होता है, NBA। फिर n से गुणा कर देंगे। मान लो इसमें फेरों की संख्या है तो क्या कर देंगे, n से गुणा कर देंगे। सिंपल सी बात है, वो कोई बात नहीं, मोटी मोटी बात है। कुल मिलाकर ये है क्षेत्रफल, ये रहा, ठीक। और ये थोड़ा सा फ्लक्स है, थोड़े से क्षेत्रफल में से, ठीक। क्षेत्रफल के छोटे से तत्वों में, एलिमेंट्स ऑफ एरिया में ये फ्लक्स है। चलिए b का मान लगा देते हैं, b का मान लगा देते हैं। b का मान ये μ0I/2πr LDR, ये हो गया। अब μ0I/2πr
2 पाई L ऊपर 2 पाई नीचे, और ये हो गया dr/r समाकलन। ठीक, अब समाकलन में सीमा कहाँ है? सीमा है, देखो शुरुआत हुई है सीमा की a से और सीमा खत्म हो गई है a+b पे। इस तार से शुरुआत हुई है सीमा की a पे और सीमा खत्म हो गई a+b पे। a+b पे सीमा खत्म और शुरुआत हुई है सीमा की a से। तो यहाँ लगा देते हैं, शुरुआत सीमा की a से है, a+b पे सीमा खत्म हो गई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसे तुम हल कर लो, इसको फाई लिख दो, डी फाई को फाई लिख दो, क्योंकि अब तुमने कुल फ्लक्स निकाल लिया। डी फाई को हटा दो, डी फाई जाना ना, ये फाई हो गया बस। अब क्योंकि लिमिट तुमने लगा दी है इंटीग्रेशन में, तो फाई बना दो। ठीक है, अब μ0IL/2 μ0IL/2 ये हो गया log ln। कैसा लोग है? प्राकृतिक लोग है, ध्यान रहे। ठीक, और ये सीमा लगा दूं तो क्या बनेगा? a+b/a। ये लोग के अंदर की चीज़ है, देखो ऐसे आ गया, पक्का चेक कर लो चाहे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोग में माइनस करते हैं तो क्या होता है? अपॉन में आ जाता है मामला। अब इसको और ठीक कर सकते हो, थोड़ा सा और थोड़ा ठीक कर दो, थोड़ी सुंदरता का परिचय दो। IL/2 ln a को दोनों के नीचे कर दो, 1+b/a, 1+b/a, ये होगा। देखो अभी जो फ्लक्स है I के प्रोपोर्शनल है, किसके समानुपाती है? धारा के। तो लिख देंगे कि जो फ्लक्स है वो समानुपाती है धारा के, समानुपाती नियतांक m है, m का मान लिख देंगे, I हटा देंगे, μ0L/2 ln 1+b/a, 1/2। हाँ, तो ये आ गया, देखो ठीक है। ये क्या बन गया? ये m बन गया हेनरी में। ठीक, ये क्या है? ये लंबाई है, और ये क्या है? ये लोग है। इस L को इस L से मत मिला लेना, गड़बड़ हो जाएगी। ये ln है नेचुरल लोग, प्राकृतिक लोग, और ये L है इसकी लंबाई, लंबाई, लंबाई। ठीक, और ये b है चौड़ाई, और ये है शुरुआत, कहाँ से हुई? अनंत धारावाही चालक से कितनी दूरी से ये शुरू हुआ, है ना बात। तो तुम बड़े हो गए तुम लोग, है ना, समझते हो। चलो, अब अगर ये पूछा जाए कि इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित कैसे होगा, तो अब क्या करते हैं? बस यहाँ लगा देते हैं, देखो इसको यहाँ लगाते हैं, -mdI/dt, यहाँ लगा देते हैं इसको। ये जो dI/dt है, ये इस धारा में परिवर्तन है, यानी dI/dt यहाँ से पैदा होता है, dI/dt। क्योंकि इस धारा में परिवर्तन करेंगे तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और उसके कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अब अगर मैं इसमें प्रेरित धारा का मान निकालूं, इसमें प्रेरित धारा क्या? I प्रेरित। ठीक, तो मुझे चाहिए क्या? विद्युत वाहक बल। ये रहा विद्युत वाहक बल जो मुझे यहाँ से मिलेगा। ठीक, और किससे भाग कर दूं? R से। R क्या है? प्रतिरोध। इसको लिख दूं R, किसका? ये है प्रतिरोध। किसका प्रतिरोध है बताओ? इस लूप का प्रतिरोध है ये, यानी इसमें विद्युत वाहक बल पता कर लूँ और जो इसका प्रतिरोध होगा उससे भाग कर दूँ, तो क्या मिल जाएगी इसमें? प्रेरित विद्युत धारा। ठीक, ये रही प्रेरित, हो गया। तो बात सीधी थी, सरल थी। हमने जानबूझ के फिजिक्स को मुश्किल बना रखा है, फिजिक्स को हमने जानबूझ के मुश्किल बना रखा है। हम ये मान बैठे हैं कि फिजिक्स मुश्किल है, और हमारे मन की धारणा टूटती नहीं है सर जी, हमारे मन से निकलता ही नहीं है फिजिक्स आसान है, फिजिक्स को मुश्किल मान रखा है हमने। ऐसी बात नहीं है बच्चों। यात्रा के कदम सोच सोच के रखें, थोड़ा थोड़ा चलें, बातों को समझते हुए चलें। हाँ फिजिक्स मुश्किल है यार, कहाँ होता है फिजिक्स मुश्किल? मुश्किल होता तो क्या मैं पढ़ा लेता क्या यार? और मैं बहुत काम नहीं करता, बहुत काम करने वाला आदमी नहीं हूँ, नॉर्मल काम करता हूँ, मुश्किल नहीं है, बस लगातार काम करता हूँ। तुम भी थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ो, मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है अगर टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके कर दिया जाए। ठीक, थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ। अब मैं तुमसे बोलूँ कि एक ट्रक भर के अनाज का, ठीक, सर पे रख के और दिल्ली से मुंबई ले आओ, तो बताओ ये हो सकता है क्या? अनाज का एक ट्रक सर पे रख के कोई दिल्ली से मुंबई ले जा सकता है क्या? संभव है?
नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस ट्रक में जितना अनाज है, इस ट्रक में जितना अनाज है, ये सारा का सारा दिल्ली से मुंबई ले आओ, धीरे 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 ले आओ, ठीक। तो तुम क्या करोगे, 10-10, 20-20 किलो जो है उठाओगे और अपना धीरे 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 50, 100, 200, 400 लोगों को इकट्ठा करोगे तो अनाज पहुंचेगा, मुंबई पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के क्या हुआ कि तुमने अपने आप को बढ़ा लिया और थोड़ा थोड़ा वजन रखा सर पे, सबके सर पे थोड़ा। तो क्या हुआ कि बहुत सारे फार्मूले बने, बहुत सारे सूत्र बने और सबको मिला जुला के चलते रहे और पहुंच गए दिल्ली से मुंबई। तो हम क्या करते हैं कि सारे के सारे सब्जेक्ट को, सारे के सारे विषय को, पूरे विषय, पूरे फिजिक्स को एक झटके में जादू से कर देना चाहते हैं। नहीं होता। बोर्ड एग्जाम से पहले डर लगता है, फिर घबराहट होती है, बोला सर ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी रह गया। क्यों? क्योंकि वो यात्रा करनी थी धीरे धीरे, तो थोड़ा थोड़ा करना था उसको, समझते हुए चलना था उसको, रोज पढ़ना था उसको, वो तो किया नहीं, ठीक। तो इसीलिए दिक्कत आती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करें, रोज पढ़ें, बड़ा आसान है, कुछ बढ़िया है एकदम। एक छोड़े ना, कुछ चीज़ें छोड़े ना, ठीक। एक सलाह मैं दूंगा आपको कि अगर ये वीडियो गलती से आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ध्यान रहे, या तो कहीं ट्यूशन में जाएं, कोचिंग में जाएं, कोई टीचर पूरा कोर्स करवाता हो, या फिर किसी का कोर्स पूरा हो। जैसे मैं कहूँ मेरा कोर्स पूरा है, तो आप ये मत समझ लेना कि अपना कोर्स बेचने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसी की बात नहीं। किसी और का पूरा हो उसे ले लेना, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब है कि टुकड़ों में मत पढ़ना, पूरी चीज़ पूरी तरह पढ़ना, अच्छी तरह पढ़ना, कोर्स को पूरा करना, ठीक है। अब इसका समय क्लास का अभी बहुत बचा है, 27:44 हो चुके हैं। अभी हम चलते हैं अगली यात्रा पर कि अब हमें आगे क्या करना है यार, आगे क्या करना है यार, हमें देखना है, देखना है, देखना है। अन्य ने प्रेरण में ऊर्जा कितनी होती है, इसमें विद्युत वाहक बल कितना होता है, ये हो चुका है। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पे, देखते हैं भाई कोई, ठीक। अब आ गया प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अरे यार ये बड़ा सिंपल सी बात है यार, जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर है ना, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर है ना, इसको लिख देते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। चलो भाई प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को करके इस चैप्टर की थ्योरी खत्म करते हैं, एनसीईआरटी के हल शुरू करते हैं। ओ लो, ओके। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र नाम है अंग्रेजी में एसी जनरेटर। चलो मैं नाम लिखता हूँ उसका यार, ये 6-10 नंबर का टॉपिक है, ओके। नाम है प्रत्यावर्ती वर्ती धारा जनित्र, ठीक। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे सर, अंग्रेजी में बोलेंगे एसी जनरेटर बच्चों, अंग्रेजी में बोलेंगे एसी जनरेटर। ए लो 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 भाई, लो भाई, लो भाई, ठीक है। चलो कुछ खास नहीं यार इसमें, बस स्लिप रिंग्स का रोल है सर्पी वलय। और कैसे
चित्र क्या है वो तो सीधी सी बात है, एनसीईआरटी वाला क्या, मैं आपको नॉर्मली ही समझा देता हूँ फंडा क्या है, छोटी सी बात है, कुछ खास नहीं है। बाकी आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो फिर समझ में भी आ जाएगा, आपकी थ्योरी भी तैयार कर सकते हैं। बाकी नोट्स डाउनलोड कर लेना यार, पीडीएफ लगा होगा उसमें बना दूंगा मैं इसका फंडा समझा देता हूँ आपको क्या है कि चलता कैसे है भैया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बेसिक क्या है, बाकी चित्र वगैरह तो बन जाएगा, मैं बना भी दूंगा, ये वाला भी बना देना, जो मैं बनाऊंगा यही बना देना, तुम बोर्ड एग्जाम में कोई टेंशन मत लेना, घर पर घबराना नहीं, कर देना। ठीक, कहता है दो परमानेंट चुंबक लाओ, दो परमानेंट चुंबक लाओ, चुंबक चुंबक चुंबक। ठीक, दो परमानेंट चुंबकों के बीच में एक घूमने वाली कोयल घुमाओ। ये हैं दो परमानेंट चुंबक, ये रहा, ये देखो ये रहा दो परमानेंट चुंबक। तुम्हारे लिए बढ़िया चित्र बना देता हूँ, है ना, बनाओ, थोड़ा मन लगेगा। ये लो, एक चुंबक ये बन गई भैया, और एक भैया दूसरी चुंबक बनाओ, सर सड़ी दूसरी चुंबक इसके सामने बनाता हूँ, दूसरी चुंबक है ना, इसके सामने दूसरी चुंबक बना देता हूँ। ये लो, एक चुंबक और बना दी, ये लो, ये लो, ये आ गई दूसरी चुंबक। नाम का देंगे, नाम देंगे स्थायी चुंबक। क्या नाम देंगे इनका, इनका नाम देंगे स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक, ये लो, इसे क्या बनाऊं बताओ, इसे बना देता हूं नॉर्थ ऐसे, इसे बना देता हूं साउथ ऐसे, बन गया देखो। ठीक, दो स्थायी चुंबक हो गए हैं। ठीक, चुंबकों के साइज कुछ मिल नहीं रहे, आमने सामने नहीं, ठीक है यार चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चुंबक ऐसे ही इतने इतनी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। चुंबकों, ये चुंबक जो है आमने सामने लगे होते हैं, चार चुंबक हो सकते हैं या 6 चुंबक हो सकते हैं, 2 चुंबक का नहीं, कम से कम 4 या 6 चुंबक का होता है। ये कैसा होता है देखो मैं बताता हूँ, इसकी संरचना पर विचार करता हूँ मैं आपको। देखो ऐसे मान लीजिए ये चीज़ है, ये बाहरी बॉडी है, बाहरी शरीर है, इसमें चुंबक ऐसे लगे होते हैं देखो, N और सामने S, और यहाँ पे भी N और इसके सामने भी S, ऐसे लगे होते हैं। इस तरीके के चुंबक होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कहता जी बीच में घूमता है रोटर, इसे क्या कहते हैं, रोटर, घूमने वाला। और यहाँ पर क्या लगा होता है इस पर, कह रहा है इसके ऊपर जो है कोयल लिपटी होती है, कोयल सी बोली नहीं है मेरी। हाँ ये कोयल है, इसे बोलते हैं लूप, कोयल यानी कुंडली, यह आ गई कुंडली। ठीक, और यहाँ बीच में क्या होता है बताओ, बीच में, बीच में होता है धुरा, इसे क्या कहते हैं, धुरी, इसे बोल देते हैं धुरी यानी एक्सल बोल देते हैं इसको। अब ये कुंडली घूमती है इनके बीच में। ठीक, तो क्या होता है, इस कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब इस कुंडली को यहाँ कैसे दिखाऊंगा, सर जी यहाँ भी दिखाई दोगे, दिखा दूँ, इस कुंडली को यहाँ दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ये कुंडली, ये बन गई कुंडली, लो लो लो। और ये जो यहाँ लगे हुए हैं, ये जो इस तरीके के हैं, ये क्या हैं बताओ बताओ, ये क्या हैं, इन्हें कहते हैं ना 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 ना, ये हैं सर्पी वलय, सर्पी वलय। ठीक, अंग्रेजी में बोलते हैं स्लिप रिंग्स, वलय बोलते हैं छल्ले को, छल्ला, सर्पी। ठीक, अब यहाँ से बाहर की तरफ फिर धारा उत्पन्न होके मिलेगी, उस धारा का प्रतीक कैसा है, ऐसा है देखो, ऐसे दिखाते हैं एसी ऑल्टरनेटिंग करंट यूं। तो जब ये कोयल घूमती है, जो लिपटी हुई है, जिस पर ये लिपटी हुई है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आर्मेचर, उसे कहते हैं आर्मेचर, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, रोटर, ठीक है, रोटर पे लिपटा हुआ आर्मेचर, और ये चुंबक ऐसे लगे हुए हैं, घूमता है, गुड़ 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 गुड़, बिजली बना देता है ये। स्लिप रिंग सर्पी वलय का मतलब है कि ये चालकता को बनाए रखते हैं। जैसे ही बीच में शाफ्ट घूमती है, धुरी घूमती है, तो ये उस पर चिपके होते हैं ऊपर नीचे यूँ,
एक सर्पी वाला ये है, एक सर्पी वाले है, बीच में शाफ्ट घूमती है, ठीक। यानी ये शाफ्ट है तो इस पर सर्पी वाले टच, इस तरीके से होता है कि इसको लूप के संबंध उससे बने रहें और टच हुआ रहे। अब ये घूमता है मान लीजिए किसी कोणीय चाल से, जिसे कह सकते हो तुम ओमेगा। मान लीजिए कोणीय चाल, ओमेगा किस में देंगे, रेडियन प्रति सेकंड, याद रहेगा। कोणीय चाल से ये घूमती है, ढाना ढाना ढाना, ठीक। यहाँ से ये घुमाना पड़ेगा, यानी यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा इसको घुमाने में। भाई जैसे बिजली बनाने वाला जनरेटर है, पानी से बनाओगे, थर्मल पावर, बड़े बड़े प्लांट लगे देश में भैया, बहुत पानी से बनाते हैं। पानी से बनने वाली बिजली को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और हीट से बने, कोयले वगैरह से बनाएं तो क्या कहते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। तो थर्मो पावर प्लांट है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, निर्भर करता है, ठीक है। नाम सुना होगा एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो क्या है, ये बिजली बनाने का संयंत्र है। क्या नाम है इसका, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ये आधारित है, ठीक। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ये आधारित है, पर आधारित संयंत्र। क्या नाम है, संयंत्र। ये लो भाई, लो हिंदी में आ गया, ठीक। अब इसमें हो क्या रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी और इस लूप की दिशा के क्षेत्रफल की दिशा के बीच में कोई कोण है, थीटा। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर को और लूप के तल के लंबवत उसका क्षेत्रफल की दिशा, उसके बीच में कोई कोण है और ये कोण बदल रहा है, ठीक। यानी मान के चलो ये लूप, तो लूप का क्षेत्रफल उस तरफ को और चुंबकीय क्षेत्र उस तरफ को। तो जैसे ही लूप घूमेगा, ये लूप है मान लो, देखो देखो देखो, तो ये लूप है, मान लो ये लूप है, लूप, ठीक। अब लूप का क्षेत्रफल किधर को है, देखो जिधर को मैं देख रहा हूँ लूप का क्षेत्रफल है, उधर कोई चुंबक क्षेत्र है। जैसे ही ये लूप घूमेगा तो देखो क्षेत्रफल का क्षेत्रफल चला गया उधर को, चुंबक क्षेत्र आगे को, तो दोनों के बीच में कौन बनेगा, पक्का बनेगा सर, ठीक। तो कुल मिलाकर लूप से गुजरने वाला या कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ बदलता है। तो लिख देते हैं कि कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना है, तो कुंडली से, इसका बेसिक बना लो बस, है ना, क्योंकि फिर तो लिखोगे तुम बोर्ड एग्जाम में तो याद करके लिख दोगे यार, कोई बड़ी बात नहीं। और इतना लिख दोगे मतलब चमत्कार की बात है, इतना ही लिख देना, वो सब कुछ खुश है। कुंडली से होकर अनुबंधित लिख देते हैं यहाँ पे, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, बड़े प्यार से, ये है फाई, ये है एन बी ए कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में पढ़ा था हमने सर बी ए कॉस थीटा होता है, बी और ए के बीच का कोण होता है। और ए एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, यानी कुंडली में कुल कितने फेरे लपेटे गए हैं, ये सारी की सारी बात है ना। अब परिवर्तन की दर डी फाई बाई डी टी माइनस में ये होता है विद्युत वाहक बल। क्या कर दूँ इसको, विद्युत वाहक बल। कैसा, ये है प्रेरित, ठीक, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये आगे देखो। चलो हल कर देते हैं, कितना बनेगा बताओ, एन बी ए कॉस, डिफ्रेंशिएशन अवकलन करेंगे साइन थीटा, और थीटा का करेंगे डी थीटा बाई डी टी। देखो ये बन गया, ये हो गया अवकलन, ठीक। अब डी थीटा बाई डी थी, ये कोणीय चाल है, कोणीय चाल कितनी है, कोणीय परिवर्तन बटे समय, ये डी थीटा बाई डी टी है, जो कि अचर है, एक अचर चाल से घूम रहा है, ठीक। तो इसका मान यहाँ पे रख देंगे, ठीक। और ये माइनस का सूत्र इससे पहले लगा देंगे, फाई में देखो यहाँ माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस एन बी, ये माइनस किसकी वजह से आया, कोस का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है सर जी, उसकी वजह से आया, ठीक है, ओके डन हो गया, पक्का। अब ये माइनस माइनस खत्म हो गए तो आ गया विद्युत वाहक बल का मान, ये हो गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी,
ठीक, ये आ गया देखो साइन थीटा। थीटा को मैंने क्या लिख दिया, देखो यहाँ देखो 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 देखो, ओमेगा क्या है, ओमेगा है डी थीटा बाई डी टी। अगर ओमेगा का मान अचर होगा तो बच्चों थीटा हो जाएगा ओमेगा टी। ये भी बात सही है सर। कोण क्या होगा, कोणीय चाल गुणा समय होगा सर, उसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कोणीय चाल का मान या कोणीय चाल कैसी है, अचर है। तो क्या यार, मतलब ये हलवा है, हलवा, ठंडा हलवा, और बोर्ड एग्जाम में वो आता है धूम आ जाता है एकदम से। ये मान अगर निकाले यहाँ पर तो ये निकलेगा। इसमें अधिकतम विद्युत वाहक बल का मान क्या है, अधिकतम देखो ये रहा एन बी ए ओमेगा, क्या है, अधिकतम बिजली, अधिकतम बिजली, बिजली गिरी बाबा, मैक्सिमम एन बी ए ओमेगा, मैक्सिमम मान है प्रेरित विद्युत वाहक बल का। ठीक, और कैसा है ये एसी है, एसी समझ रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट डेवलप करता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है ये, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आई, कैसे हो गई, क्या क्या होगा इससे जो है। चलिए हटा लेते हैं, फॉर्मूले को पकड़ लेते हैं, बाकी चीज़ों को हटा लेते हैं। अब इस पर गौर करते हैं कि जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है, जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करेगा वो है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये देखिए अधिकतम मान है ई नॉट लिख दो अधिकतम मान को, साइन ओमेगा टी, ई नॉट एन बी ए ओमेगा है, ये है अधिकतम विद्युत वाहक बल है भैया, भैया मोरे। तो ये अधिकतम विद्युत वाहक बल है। ठीक है, अब इसका मान निकलवा लेते हैं कई बार आंकिक प्रश्नों में, और क्या करते हैं कि जो एरिया है, जो लूप का या कुंडली का एरिया है, अब यहाँ ये कोई ज़रूरी शर्त नहीं कि कुंडली आयताकार हो, कुंडली वर्गाकार भी हो सकती है, कुंडली वृत्ताकार भी हो सकती है, कुंडली किसी भी आकृति की हो सकती है, तो उसका क्षेत्रफल होना चाहिए ज्ञात। तो ए क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल है किसी भी आकृति की हो, चाहे बस किसी भी आकृति की हो। अब मान लीजिए कुंडली बता दी वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार कुंडली को घुमा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं वृत्ताकार कुंडली कहाँ है, पता ही नहीं है, तो वृत्ताकार कुंडली यानी वृत्त का क्षेत्रफल लग जाएगा, और ये बी कितने चुंबकीय क्षेत्र में है, फेरों की संख्या लग जाएगी, कोणीय चाल लग जाएगी, टेंशन खत्म, मान आ जाएगा अधिकतम। ठीक, अभी जो कोणीय चाल है ये दो तरीकों से दी हो सकती है। देखो एक किसमें हो सकती है, ये हो सकती है रेडियन पर सेकंड में, किसमें, रेडियन पर सेकंड में, जो सही है। ये हो सकती है साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, इसे कहते हैं आवृत्ति। ये हो सकती है आरपीएम में, यानी रेवोल्यूशन पर मिनट, परिक्रमण प्रति मिनट, एक मिनट में कितने चक्कर हैं। तो यहाँ पर देखिए जू का तो लगेगा, और यहाँ पर क्या लगेगा, अगर साइकिल प्रति सेकंड में है तो मान लीजिए कि एफ बताया, एफ साइकिल प्रति सेकंड, तो कितना ओमेगा होगा, 2 पाई एफ होगा। ठीक, 2 पाई एफ, एफ को कहते हैं आवृत्ति साइकिल पर सेकंड, तो ओमेगा का मान 2 पाई एफ होगा। मान लो फ्रीक्वेंसी बता दी, आवृत्ति बता दी 50, तो ओमेगा कितना होगा, 2 पाई गुणा 50, 100 पाई हो जाएगा। आरपीएम में है, आरपीएम में मान लीजिए कि ओमेगा बनाना है तो 2 पाई बाई 60 और गुणा कर देंगे आरपीएम से। ठीक, ये आ गया। मान लीजिए 10 आरपीएम है, तो 10 आरपीएम यहाँ लगा तो 10, ये बन गया 2 पाई बाई 60 गुणा 10, ये बन गया रेडियन पर सेकंड। तो आरपीएम को बदलने के लिए किससे गुणा करें, 2 पाई बाई 60 से गुणा कर दें, ढूंढ। साइकिल पर सेकंड को रेडियन में बनाने के लिए किससे करें, 2 पाई से गुणा कर दें, भूम। और अगर रेडियन पर सेकंड में है तो झुका तू डाल दें, भूम, कोई बात नहीं, ओके डन है। 3 बातें बस, आंकिक प्रश्न में 3 खतरे हैं। रेडियन पर सेकंड में है तो झुका तो लगेगा, डन। साइकिल पर सेकंड में है तो 2 पाई से गुणा कर दें तो रेडियन में बदल जाएगा, डन।
आरपीएम में है तो 2π/60 से गुणा कर दें, रेडियन में बदल जाएगा, डन डन। तो यहाँ लगेगा किसमें सर जी, रेडियन पर सेकंड में लगेगा। तो दिया है तो ठीक है, नहीं तो बदल के लगा दो। ओके चलिए, कुछ बात बनी है, कुछ बात बनी है, अब होगा एक एनसीईआरटी का उदाहरण होगा। कुछ बात बनी है, सूत्र बना है। चलिए, अब करते हैं एनसीईआरटी का एक सूत्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के फॉर्मूले पर है ये। सूत्र का सवाल का नंबर है 11 नंबर 611। एनसीईआरटी उदाहरण 611। ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई। कमला एक स्थिर साइकिल के पैडल को घुमाती है। कमला पैडल घुमाती है। पैडल का संबंध 100 फेरों, 100 फेरे हैं भाई, n बराबर 100 फेरे। ले भाई 100 आ गया ये रहा। और क्षेत्रफल कितना है कुंडली का क्षेत्रफल भी मिल गया दोस्त, 0.10 मीटर स्क्वायर है। कुंडली प्रति सेकंड आधा परिक्रमण चक्कर कर पाती है। आवृत्ति मिल गई, आवृत्ति क्या कह रहे थे, आवृत्ति को अपन आवृत्ति को f मान रहे थे। यह है 1/2। चक्कर प्रति सेकंड कितना है, आधा चक्कर है 1 सेकंड में। और चुंबकीय क्षेत्र B का मान भी मिल गया, B का मान मिल गया 0.01 टेस्ला। ठीक, बस हो गया। कुंडली में उत्पन्न होने वाली अधिकतम वोल्टता क्या होगी, कुंडली में अधिकतम कितने वोल्ट बनेंगे, बात सीधी हो गई। समस्या बस यहाँ है, इसको किसमें बदल लूँ, ओमेगा में। ओमेगा कितना बताया था मैंने, 2πf, आवृत्ति से बदलना 2πf 1/2। ओमेगा हो गया पाई के बराबर, है ना। ओमेगा कितना हो गया, पाई के बराबर। ये लगेगा भाई लो। अधिकतम वोल्टता पकड़ो, ये रही अधिकतम वोल्टता NBA ओमेगा। और कुंडली का क्षेत्रफल ये रहा, फेरों की संख्या ये रही, B ये रहा, ओमेगा ये रहा। तो उत्तर ये रहा सर्दी, NBA ओमेगा। n का मान लगाया 100, B का मान लगाया 0.1, ओमेगा लगाया पाई, A लगाया फ्रीक्वेंसी NBA ओमेगा, ओमेगा लगाया पाई। ए कहाँ लगाया यार, ए लगा दिया, ठीक है। टेस्ला कहाँ लगाया, टेस्ला ये लगाया 0.01, ओके 0.01 हो गया, ठीक। चलो तो फिर उत्तर आ गया, और क्या था, उत्तर मिला देते हैं। कितना आ रहा उत्तर, जरा देखो 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 10 की पावर -2, 10 की पावर -1 बचेगी भाई, क्योंकि ये जो नंबर है ना ये इससे कट जाएगा लो, ठीक। और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा पाई, ठीक। तो हो जाएगा 0.314 वोल्ट, ठीक। अगर पाई का मान रख दूं तो लो हो गया उत्तर, ठीक। एनसीईआरटी के सभी उदाहरण बेसिक थ्योरी में, जो बेसिक हमने पढ़ाया इस चैप्टर का अब तक, उसमें शामिल कर दिए गए हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर मिल रहे हैं बच्चों, और मिलेंगे हम एनसीईआरटी के अभ्यास को लेकर, 1 से लेकर बिल्कुल आखिर तक सारे प्रश्न हल करेंगे, ठीक। ओके बाय।